तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खरीफ मक्का की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी, बटेर की उन्नतशील नस्लें एवं पालन विधि पर जानकारी, मक्का की खेती हमारे प्रदेश में लगभग तीनों ही मौसमों में की जाती है। क्योंकि खरीफ का मौसम प्रारंभ हो चुका है, तो जो किसान भाई इस मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं तो अधिक उपज के लिए कैसे करें इसकी उन्नत खेती, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए मक्के की उन्नत खेती पर यह खास प्रस्तुति। मक्का की खेती बिहार में क्रमशः तीनों ऋतुओं खरीफ, रबी एवं गर्मा में होती है। खरीफ मक्का की खेती बिहार राज्य में करीब 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है, जिससे करीब 5 लाख टन मक्का का उत्पादन होता है। खरीफ मक्का की उत्पादकता बिहार में औसतन 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय मक्का उत्पादक के समकक्ष है, परंतु रबी फसल की तुलना में काफी कम है, जिसकी मुख्य वजह संकर किस्मों की लोकप्रियता का अभाव, समय पर उन्नतशील किस्मों के बीज की अनुपलब्धता, जल जमाव, अनावृष्टि से सूखे का प्रकोप, कीट व्याधियों की बहुतायत, खरपतवार का निरंतर बढ़वार एवं उर्वरकों का असंतुलित मात्रा में प्रयोग आदि। यदि खरीफ मौसम में प्रजातियों का चुनाव सही ढंग से की जाए तो मक्के की औसतन उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। तो आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी की। तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि खरीफ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। मक्के की खेती रिस बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। जहाँ तक खरीफ मक्का की उन्नतशील किस्मों की बात है, तो बिहार के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। संकर किस्में शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, पूसा अरली संकर 2 व 3, गंगा 11। मक्का की संकुल किस्में इस प्रकार से हैं: सुआन, देवकी, अंबर, अफ्रीकन लंबा। झारखंड हेतु मक्का की उन्नतशील किस्में इस प्रकार से हैं: पठारी क्षेत्र में वर्षा मौसम के लिए मक्का की सुआन 1, गंगा सफेद 2, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2, गंगा 5 और विजय किस्में अनुशंसित हैं। वैसे सुआन 1 किस्म विषम जलवायु में भी अच्छी उपज देती है। आइए अब चर्चा करते हैं बुवाई के समय पर। 25 मई से 20 जून तक खरीफ मक्के की बुवाई का उपयुक्त समय है।
विलंब से बुवाई करने पर जल जमाव के कारण पौध पर प्रतिकूल असर होता है। बुवाई के समय पर ऐसा सुविधाजनक तालमेल बिठाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक वर्षा का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके और जमीन को अगली फसल के लिए तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा प्रारंभ होने के 10 से 15 दिनों पहले बुवाई समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार बुवाई करने से 15% अधिक उपज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए जहां सिंचित साधन उपलब्ध नहीं है, यह उचित होगा कि वहां जैसे ही मिट्टी में अंकुरण के लायक नमी और पौधों के खड़े रहने लायक साधन है, वे अगेती बुवाई कर सकते हैं। अगेती बुवाई की फसल को 1 से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जब तक कि सामान्य वर्षा काल प्रारंभ न हो। अब बात आती है इसके बीज दर व बुवाई विधि की। तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान दवा से 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर कतार से कतार 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में पौधे की संख्या 70,000 से 75,000 तक होती है। उर्वरकों की मात्रा एवं प्रयोग। खेतों में उर्वरकों के प्रयोग की मात्रा इस आधार पर निश्चित की जाती है कि खेत की मिट्टी का एवं उर्वरक शक्ति का क्या स्तर है। उर्वरक के संतुलित प्रयोग की संस्तुत मात्रा 110 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं स्फूर व पोटैश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कंपोस्ट में छींट कर मिला देना चाहिए एवं फिर नत्रजन की 1/4 मात्रा जब पौधा घुटने के बराबर लंबाई का हो जाए एवं शेष 1/4 मात्रा धनबाल निकलते वक्त डालना चाहिए। नत्रजन का उप परिवेशन करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से पहले देना भी लाभकारी है। अंतवर्ती खेती मूंगफली, उड़द, लोबिया, अरहर आदि फसलों को खरीफ मक्का के साथ अंतर्वर्ती खेती कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण। बुवाई से दूसरे या तीसरे दिन 1.5 किलोग्राम एट्राजिन 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर खेत में जमीन की सतह पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार उगने में अवरोध उत्पन्न होता है। बुवाई के 2 से 3 सप्ताह बाद कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करनी चाहिए एवं जड़ के पास घास को निकाल देना चाहिए। सिंचाई। सामान्यतः खरीफ मक्का वर्षा आधारित फसल है, अतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पर सूखे की स्थिति में दाना बनने के समय में एक सिंचाई देना अच्छा होता है। पौध संरक्षण। खरीफ मक्का के प्रमुख रोग बीज गलन, मूल गलन, बिचड़े का झुलसा, तना गलन से बचाव के लिए बीज को उपचारित करना जरूरी है। डाउनी मिल्ड्यू एवं पत्र लांछन पर नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 का 0.2% घोल बनाकर दवा का छिड़काव करना 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना उपयुक्त होता है। तना छेदक मक्का का प्रमुख हानिकारक कीड़ा है। इसके रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास दवा 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जब पौधे से 8 से 10 पत्तियां निकल जाएं, तो दानेदार दवा जैसे कि फ्यूरोडॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 दाना प्रति पौधे के हिसाब से गाभे में डालें। कटनी एवं भंडारण। फसल परिपक्व हो जाने पर यानी भुट्टे के छिलके सूख जाएं, तो बालियों को तोड़कर एवं छिलके को हटाकर सुखा ले। व मेट सेलर की मदद से दाने को छुड़ा लेना चाहिए। दाने को अच्छी तरह से सुखाकर 10% नमी आने पर एवं सफाई कर भंडारित कर लेना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधि द्वारा मक्का खेती करते हैं तो आपको इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
मुर्गी पालन के तहत बटेर पालन कम लागत, कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। अतः जो किसान या बेरोजगार युवक बटेर पालन करना चाहते हैं तो उन्हें बटेर पालन के उन्नत तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जिस पर जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के डॉक्टर जियाउल हुदा। बटेर पालन में मुख्य जो प्रमुख बातें हैं उसमें हमको ध्यान ये देना है कि हमको नस्लों का चयन सही करना है। इसमें हमारे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली के द्वारा विकसित कैरी उत्तम, कैरी उज्जवल, कैरी श्वेता प्रजाति के हम लोग नस्ल का आसानी से पालन कर सकते हैं। कैरी उत्तम एक ब्रॉयलर प्रजाति के मांस के लिए विकसित की गई ये बटेर की प्रमुख नस्लें हैं। पालन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको चूज़ों का चयन करना है। उसमें हम लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली और भी अन्य जो ICAR की संस्थान हैं और कुछ बेंगलोर में निजी संस्थान हैं, हैदराबाद में कुछ निजी संस्थान है, वहाँ से वो चूज़े प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर सबसे अच्छा होगा जब व्यावसायिक स्तर पर आप बटेर पालन करना चाहते हैं तो इसकी एक हैचरी आप कम लागत की आप अगर खुद डाल लेंगे तो आप इसकी रेगुलर बच्चे का पैदावार कर सकते हैं और वो भी आपके आय का एक बहुत ही सशक्त माध्यम होगा। एक बटेर को रहने के लिए लगभग 5 से 6 बटेर 1 स्क्वायर फीट में पाली जा सकती है। तो हम लोग 2 तरीके से हम बटेर पालन कर सकते हैं, या तो हम डीप लीटर सिस्टम में पालन करें या केज बैटरी सिस्टम में। अगर कम जगह है तो आप एक ही रूप में 1 स्क्वायर फीट का अगर केज आप बना लेते हैं तो आप मल्टी स्टोरी आप केज बैटरी सिस्टम में बटेर पालन कर सकते हैं। और साधारणतः ये भी देखा जाता है कि केज बैटरी सिस्टम में जो बटेर का वजन होता है डीप लीटर की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। और डीप लीटर सिस्टम में हम बटेर को जैसे पालते हैं उसमें एक ऐसी जगह का प्रबंध करेंगे जहां से बटेर उड़ नहीं सके, क्योंकि वो उड़ती हैं तो हमको ऐसा ज़रूर प्रबंध करना होगा कि वो उड़े नहीं। ऐसे बंद जगहों पर हम लोग पालन कर सकते हैं। बिल्कुल 12 से 14 घंटे जो मुर्गी में प्रकाश की आवश्यकता होती है, बटेर में इसकी बाध्यता नहीं है। इसके आवास में आपको मैंने कहा कि 2 तरीके से हम लोग बटेर पालन करते हैं, कि डीप लीटर सिस्टम में, केज बैटरी सिस्टम में। 1 स्क्वायर फीट में हम लोग 6 बटेर पालन का कर सकते हैं। वो बिल्कुल हवादार जगह हो और साथ में किसी भी तरह की गंदगी आसपास में ना हो, पानी का जमाव ना हो, ऊंची सतह हो। इस तरह के जगहों पर हम बटेर पालन कर सकते हैं। और इसमें किसान भाइयों को जो सबसे सावधानी पूर्वक ध्यान देना है, वो जब बच्चे निकलते हैं तो उसमें प्रारंभिक सप्ताह में हमको इनका विशेष देखभाल करना है। उसमें हमको ध्यान ये देना है कि जब बच्चे आपके हैचरी से आते हैं तो उनका वज़न लगभग 8 से 10 ग्राम के आसपास होता है। तो उस वक्त हम सीधे पानी का, जो हम लोग मुर्गी का छोटा पानी का बर्तन यूज़ करते हैं, उसको हम ना करके हमको एक प्लेट में पत्थरों को भर देंगे और उसके बाद हम लोग उसमें पानी डालते हैं, जिससे कि वो उस पर चढ़ के बच्चे, क्योंकि 8 से 10 ग्राम के होते हैं, भीजते नहीं हैं और चोंच से उसके पानी पीते हैं। बाकी प्रबंधन में जो प्री स्टार्टर दाना हम लोग देते हैं उसको भी हम करेंगे। हमेशा स्वच्छ पानी का होना अति आवश्यक है। एक सप्ताह में बटेर में मैंने शुरू में कहा कि वैक्सीन्स की कोई आवश्यकता साधारणतः नहीं पड़ती है, इनको कोई बीमारियां नहीं होती हैं। आप सप्ताह में एक बार कोई भी बी कम्प्लेक्स, और जब आप देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो आप बिल्कुल हवादार जगह रखें। कि जो सबसे ख़ास बात है कि ये 4 से 5 सप्ताह में ये वयस्क हो जाते हैं और 5 से 6 सप्ताह के बाद पुनः ये अंडे देने की अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही शून्य होती है इसके अंडे में और मांस में, जो इसकी लोकप्रियता को काफ़ी बढ़ाता है। एक बटेर के 5 सप्ताह तक पालने में इसका वज़न लगभग 250 ग्राम से 200 ग्राम तक हो जाता है। जब जो ये मैच्योर हो जाती है, उसकी लागत में कम से कम टोटल बच्चा लेकर, खाना, दाना, पानी, मैनेजमेंट लेकर लगभग 25 से 26 रुपये तक का खर्च आता है और मार्केट में एक बटेर लगभग 50 रुपये में बिकता है। तो इस स्तर पर हमारे बेरोजगार किसान बंधु, आप जिस तरह की आमदनी करना चाहते हैं उस अनुपात में आप बटेर का पालन कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। यहाँ से होती है शुरू
झारखंड की सीमा और यहाँ होती है खत्म। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। झारखंड की हर खबर जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जो किसान भाई नींबू के नए बाग की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए एक समय गड्ढे खुदाई से लेकर गड्ढे भराई तक के कार्य करके आने वाले माह में नए पौध का रोपण कर सकते हैं। तो नींबू के नए बाग की स्थापना के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DK मिश्रा। जब हम नींबू की उद्यान और चार्ट की स्थापना करती है तो 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि पहला सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रदेश इसकी उद्यानिकी के लिए काफी उपयुक्त है, किंतु हमें यह देखना पड़ेगा कि उस स्थान का मिट्टी किस प्रकार की है। इस तरह की जो मध्यम काली मिट्टी हो, जिसके 3-4 फीट के बाद इसमें हल्की सी मुरम आ जाती हो, तो इस तरह की मिट्टी काफी उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले हम जो काम करेंगे उसमें यह करेंगे कि हमें उस खेत का या स्थान का चुनाव करें, जिसमें कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस उद्यान क्षेत्र में किसी भी तरह का पानी की भराव की स्थिति ना है, नंबर 1। नंबर 2, हम उन खास विशेष किस्मों का चयन करें जिसमें सबसे प्रमुख रूप से जो काफी दिनों से प्रचलित भी है, उसमें कागजी लाइन का नाम से जो जाना जाता है। दूसरा पंत लेमन एक है। तीसरा आसाम लेमन है, जिसे कि नेपाली लेमन के भी नाम से जानते हैं। इसकी खेती बहुत आसानी से किसान भाइयों पूरे मध्य प्रदेश में की जा सकती है। इसके लिए किसान भाइयों जब हम स्थापना की बात करें तो सबसे पहले बात होती है कि हम किस प्रकार अपने खेतों को तैयार करें। तो किसान भाई सबसे पहले उसमें गहरी प्लाऊ कर दें। जुताई करने के बाद खेतों को समतलीकरण जरूर कर लें। समतलीकरण करने के बाद एक तरफ की ढाल बनाए ताकि पानी का निकास बरसात के दिनों में एक तरफ हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों इस जगह को चिन्हित करें कि हमें कहाँ कहाँ नींबू का पौधा लगाना है। इसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप इसको स्क्वायर में लगाएं, यानी कि आयताकार में, या वर्गाकार पद्धति में लगाएं, या फिर त्रिकोणा पद्धति में लगाएं, यानी कि जब हम वर्गाकार पद्धति में लगाएंगे उसके बीच में एक पौधा की स्थापना करेंगे तो नंबर ऑफ पौधों की संख्या बढ़ेगी। किंतु एक आम भाषा में अगर किसान भाई आपको कहा जाए तो इसके पौधों को लगाना निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की बागवानी और कृषि क्रियाएं करनी है। यानी कि हम इस तरह स्थापना करें कि हमें अगर ट्रैक्टर से खेत की निराई गुड़ाई करनी होगी तो वैसी स्थिति में किसान भाई 15 से 20 फीट की दूरी पे आप पौधों को के लगाने की दूरी को चिन्हित करें। प्रारंभिक 3-4 साल तक जब पौधे छोटे रहते हैं तो इस बीच में हम उसमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में, चाहे सब गर्मी में एक सब्जी की फसल हो जैसे भिंडी है, चौला है या गिलकी ककड़ी है, इस तरह की हम फसल ले सकते हैं। उसमें उस चिन्हित स्थान को सबसे पहले 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर यानी कि 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा हम गड्ढे की खुदाई करें। उस गड्ढे को खोदने के बाद उसको तकरीबन 25 से 30 दिनों तक गर्मी में धूप लगने के लिए उसको छोड़ देनी चाहिए, ताकि उसमें जो अच्छी तरह से उसमें धूप लगे। उसके बाद मानसून के प्रारंभ होने पे ही हम उन गड्ढों में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें हम मिला देंगे। प्रति गड्ढे के हिसाब से 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाएंगे किसान भाइयों, और अगर आवश्यकता अनुसार प्रति गड्ढों के हिसाब से 30 से 40 ग्राम के आसपास हम ऊपरी लेयर पे हम उसमें मिट्टी के साथ में पोटास और 50 ग्राम के आसपास हम तकरीबन सिंगल सुपर फॉस्फेट हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद किसान भाइयों जैसे मानसून प्रारंभ होता है हम उस समय पहले से नर्सरी में या फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं, जिस प्रकार हमने आपको जो किस्में बताई, उन किस्मों का पौधा पहले से आप बुक कर लें और इस प्रकार किसान भाइयों अपने पौधों को उसमें
जुलाई के महीने में जब मानसून सक्रिय हो आप अपने पौधों को स्थापित करें। इसके सिवा किसान भाई, चूंकि हम जब पानी देंगे नेक्स्ट ईयर, हमको बाद में जब नींबू के पौधों में पानी देना पड़ेगा, तो नाली और रिंग पद्धति से जब हम पानी देंगे तो नाली में जो पानी जाता है उसकी भी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हम उसमें विभिन्न बेल वाली फसलों को गर्मी के दिनों में लगा लेंगे। इससे हमारा जो 3 साल का जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी बहुत हद तक हम भरपाई कर लेंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए N53, एग्री डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर आदि अनुशंसित किस्में हैं, अतः किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें तथा बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। धान के बिचड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 1.5 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उन्हें उपचारित करें। हल्दी एवं अदरक की बुआई करें। हल्दी के लिए राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली तथा अदरक के लिए मरान, नदिया आदि अनुशंसित किस्में हैं। हल्दी के लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा अदरक के लिए बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। 2.5 ग्राम मैनकोजेब या 1 ग्राम बावेस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को आधे घंटे तक उपचारित करें। ओल की रोपाई 75 गुणा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बुआई हेतु 0.5 किलोग्राम कंद का व्यवहार करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तदुपरांत इमीडा क्लोरोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह अथवा शाम के वक्त छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई करें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटाने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय गर्मा धान दाना भरने, दाना सख्त होने की अवस्था में है एवं इस समय फसल में नमी की कमी नहीं होना चाहिए। अतः किसान भाई खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ों को दुरुस्त करें। गर्मा मूंग की फसल में इस समय फूल एवं फली का निकलना, फली में दाना भरना इत्यादि है। अगर मिट्टी में नमी की कमी हो तो एक सिंचाई शाम के समय अवश्य करें। जो किसान भाई हल्दी तथा अदरक की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इनकी बुआई करें तथा बीज अथवा कंदों को उपचारित कर ही इनकी बुआई करें। बीज बोने के बाद पुआल अथवा पत्तियों से इनको ढक दें। इससे खेत में नमी बनी रहेगी तथा खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलेगी। 1 एकड़ की खेती के लिए 8 क्विंटल बीज, 80 क्विंटल कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी हुई खाद, 80 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। बीज की बुआई 40 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए करें। शिमला मिर्च की फसल में कहीं कहीं फल गलन रोग के साथ साथ कीटों का आक्रमण भी दिखाई दे रहा है। किसान भाई इन कीटों की रोकथाम के लिए मिथाइल डायमेटोन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा फल को गलने से रोकने के लिए ब्लाइटॉक्स 50 दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कहीं कहीं लत्तरदार सब्जियों जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ
झींगी के लत के साथ भिंडी की फसल में पत्तियों के साथ साथ पौधे भी सूख रहे हैं। इसका कारण लाल मकड़ी है, अतः इसके नियंत्रण हेतु ओमाइट दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में पालतू जानवरों को गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवरों के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें तथा बार बार पानी से भिगोते रहें, जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर प्रवेश करेगी और जानवरों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को दें। जो किसान भाई इस वर्ष नए फलोद्यान लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला मधुबनी के कृषक विपिन कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से परवल की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विपिन कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। काई, गुराई एवं खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार जो है 5 से 7 निकाई गुराई जो है फल लगने की अवधि तक खेत में करना चाहिए। गर्मी के महीनों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए प्रति सप्ताह सिंचाई देने की ज़रूरत है और उचित नमी रहने से जो है फल का विकास सही ढंग से होता है। और इस बात पर ध्यान भी दें कि जो है ज़्यादा जल जमाव नहीं हो, नहीं तो फूल झड़ने भी लगते हैं और जो है फल विकसित होकर के पीले होकर के गिरने लगते हैं। प्रति थाला 20 ग्राम यूरिया एवं 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जड़ के पास दे करके उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं और उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं। परवल के फल में कीट व्याधि प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए और कीट व्याधि प्रबंधन के लिए जो है किसान भाई को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि परवल के फल में जो है कई तरह के कीट एवं रोग का आक्रमण होता है। जहाँ तक फल मक्खी का सवाल है, किसान भाई जो है व्यापक रूप से फल मक्खी का प्रकोप परवल के फलों में होता है और यह मक्खी बढ़ रहे कोमल फलों के छिलके के नीचे अंडा दे देते हैं, जिससे लार्वा बढ़कर फलों को खाकर नष्ट कर देते हैं। इसके बचाव के लिए 0.3% डाइजेनोन 3 ml दवा प्रति 10 लीटर मिलाकर के पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूंगफली की वैज्ञानिक खेती पर वृत्त चित्र। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042544085 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।